Welcome to द्रोणाचार्य IAS YouTube channel. This is our daily newspaper video. So आज है 23 दिसंबर. चलिए देखते हैं कि आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में वो ऐसे कौन कौन से न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जो हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं. आज हम सबसे पहले बात करेंगे हमारी रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के बारे में. 2024 रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस के लिए इंडिया में एज अ चीफ गेस्ट आएंगे फ्रांस के प्रेसिडेंट. ओके, इसकी बात करेंगे. एंड देन रिसेंटली IMF की एक डेट आउटलुक रिपोर्ट आई है, आर्टिकल 4 कंसल्टेशन रिपोर्ट, जिसमें कुछ कंसर्न्स रेज किए गए हैं अबाउट इंडियाज़ पब्लिक डेट. तो वो क्या कंसर्न्स हैं, विल टॉक अबाउट दैट. देन विल टॉक अबाउट डिवाइन स्कीम. तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स के लिए एक डेवलपमेंट इनिशिएटिव के तौर पे सेंटर ने स्कीम लॉन्च की थी. क्या है PM डिवाइन स्कीम, इसकी बात करेंगे. And then we'll talk about the status of and the importance of crèches in India. ठीक है, हम जो चाहते हैं कि हमारी इकोनॉमी में फीमेल पार्टिसिपेशन जो है वो इंक्रीज़ हो, तो उसी के चलते जो क्रैचेस हैं उनकी अवेलेबिलिटी भी बहुत ज़रूरी है. और रिसेंटली पालना स्कीम के अंडर इंडिया में 17,000 क्रैचेस डेवलप करने का टारगेट गवर्नमेंट ने रखा है, ताकि हर जगह क्रैचेस की फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल हो. एंड लास्टली हम बात करेंगे गुजरात की गिफ्ट सिटी की, क्योंकि वहाँ पे लिकर कंजम्पशन, लिकर को लेकर जो परमिट है वो अलाउ किया गया है. ठीक है जी, तो ये कुछ बातें हम आज के इस वीडियो में करने वाले हैं. तो चलिए शुरुआत करते हैं. हमारा आज का पहला न्यूज़ आर्टिकल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ रिपब्लिक डे आने वाला है. 26 जनवरी को पूरा देश रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन करता है, और इस बार 2024 में इंडिया की रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के लिए फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन को एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट किया गया है. ठीक है, सो 26 जनवरी जो हमारे पास दिल्ली में रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन होंगी, वहाँ पे फ्रेंच प्रेसिडेंट वुड बी कमिंग एज द चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस. ठीक है, तो यहाँ से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है इंडिया और फ्रांस का रिलेशन. देखिए, जब हम इंडिया और फ्रांस के रिलेशन की बात करते हैं, हमारे बीच में जो पार्टनरशिप है ये 25 ईयर्स ओल्ड है. ठीक है, इस साल इंडिया और फ्रांस की पार्टनरशिप में 25 साल हो चुके हैं. हमारे डिप्लोमेटिक टाइज फ्रांस के साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं. एक लॉन्ग स्टैंडिंग कल्चरल लिंकेज कह लीजिए, ट्रेड और इकोनॉमिक लिंकेज इंडिया और फ्रांस के बीच में है. इंडिया और फ्रांस में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन हुई थी 1998 में, और तब से ही इन दोनों ही कंट्रीज़ में जो मोमेंटम है वो लगातार जो है वो इंक्रीज़ होता रहा है. हम अलग अलग एरियाज़ ऑफ कोऑपरेशन में आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं. लेकिन जो बेसिक पिलर है इंडिया और फ्रांस के डिप्लोमेटिक टाइज़ का, उसमें 3 मेजर बातें आती हैं. पहली है नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर्स. ठीक है, एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स में नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी हम फॉलो करते हैं. देखिए, फ्रांस की अगर हम बात करें, सो फ्रांस हैज़ ऑलवेज मेंटेन्ड अ रिफ्यूज़ल टू कमेंट वेन एवर इट कम्स टू इंडियाज़ इंटरनल अफेयर्स या फिर किसी भी तरह की फॉरेन पॉलिसी की चॉइसेस पे भी. जिस तरह एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं रशिया यूक्रेन वॉर. ठीक है, तो उस टाइम पे क्या था, फ्रांस ने एक लीडिंग रोल लिया था इन द वेस्टर्न पुशबैक टू रशिया. ठीक है, लेकिन इट हैज़ नॉट जॉइंड अदर वेस्टर्न कंट्रीज़ कि वो इंडिया को भी बोलें कि आप भी अपना स्टैंड चेंज कीजिए. फ्रांस का जो स्टैंड है उसने वो मेंटेन रखा, लेकिन इंडिया को किसी भी तरह से प्रेशर नहीं दिया. सिमिलरली जब हमारे पास यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में या फिर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भी बहुत बार कुछ रेजोल्यूशंस पे इंडिया वोट नहीं करता या एब्स्टेन करता है वोटिंग पे, तो ऐसे केस में भी फ्रांस किसी भी तरह की डिसअपॉइंटमेंट या फिर कोई प्रेशर एक्सप्रेस नहीं करता. जब इंडिया ने पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, तब भी फ्रांस ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में किसी भी तरह की सैंक्शंस को सपोर्ट नहीं किया था. तो ये यहाँ से ये पता चलता है कि हम एक नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी बनाकर रखते हैं इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर्स मैटर्स. सिमिलरली हम एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाते हैं और एक नॉन अलाइनमेंट फॉलो करते हैं. मतलब ऐसा नहीं है कि अगर सपोज करो कि फ्रांस ने कोई ग्रुपिंग ज्वाइन की, तो वो इंडिया को भी बार बार कह रहे हैं कि आप भी आओ और आप भी इस ग्रुपिंग को ज्वाइन करो, या फिर आप इस ग्रुपिंग को ज्वाइन मत करो.
ऐसा नहीं है। दोनों ही कंट्रीज़ के पास अपनी खुद की एक ऑटोनॉमी है और नॉन अलाइनमेंट है, एंड दे रिफ्यूज टू पुल ईच अदर इनटू देयर ओन कोएलिशंस और अलायंसेस। ठीक है, ये एक बड़ी बात इंडिया और फ्रांस के रिलेशंस में है। और वैसे भी हमारी पार्टनरशिप में जो डिफेंस पार्टनरशिप्स हैं, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, एज फार एज अगर हम देखें तो राफेल डील यहाँ पे बात करनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमने 26 एयरक्राफ्ट्स जो मेरीन वर्जन के हैं वो लेटेस्ट एक्वायर किए हैं फ्रांस से। राफेल डील इज़ इम्पॉर्टेंट। देन सिमिलरली टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की है फ्रांस ने इंडिया को, ताकि इंडिया 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स जो हैं वो कंस्ट्रक्ट कर सकें। तो डिफेंस लेवल पे भी हम एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा पार्टनरशिप रखते हैं। एंड इंटरनेशनली भी चाहे हम नेटो की बात करें तो इसके ऊपर भी दोनों ही कंट्रीज़ का, इंडिया और फ्रांस का सिमिलर स्टैंड रहता है व्हेन इट कम्स टू नेटो। सिमिलरली अभी देखो रिसेंटली क्वाड प्लस कोएलिशन जो है, ठीक है, उसमें क्या हुआ, हमने देखा कि यूएस और फ्रांस का रिफ्ट चल रहा था जब ऑकस एग्रीमेंट की बात आई, लेकिन क्वाड प्लस एग्रीमेंट में जहाँ पे इंडिया भी है उसमें फ्रांस ने कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी क्वेश्चंस रेज नहीं किए हैं। तो एक लंबा रिलेशनशिप है इंडिया और फ्रांस का, एंड जिसकी चलते अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट हमारे 2024 में 26 जनवरी की सेलिब्रेशन में फ्रांस के प्रेसिडेंट इंडिया के चीफ गेस्ट बनकर आएंगे। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। रिसेंटली IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने आर्टिकल 4 कंसल्टेशन रिपोर्ट जो है वो रिलीज़ की। ठीक है, जिसमें हमारी इकोनॉमी को लेकर कुछ फाइंडिंग्स दी गई हैं। कुछ पॉजिटिव फाइंडिंग्स भी हैं इस रिपोर्ट में ऑन इंडियन इकोनॉमी, और कुछ कंसर्न्स भी यहाँ पे रेस किए गए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव फाइंडिंग्स की। तो इस रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि अगर हम इंडिया की लास्ट ईयर की ग्रोथ देखें तो डेफिनेटली इंडिया ने बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दी है लास्ट ईयर में, डिस्पाइट ऑल काइंड ऑफ ग्लोबल चैलेंजेस, चाहे वो पोस्ट पैंडमिक हो, चाहे वो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हो, इन्फ्लेशन हो, इन सब के चलते भी इंडिया ने एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ जो है वो लास्ट ईयर दी है। और इसका मेन रीज़न जो है वो हमारे फाइनेंशियल सेक्टर की रेजिलियंस पे जाता है। इंडिया का जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसकी रेजिलियंस काफ़ी बढ़ चुकी है, क्योंकि एक तो हमारे जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं वो कम हो चुके हैं, साथ ही में हमारा जो डोमेस्टिक क्रेडिट है वो इंक्रीज़ हो रहा है, प्लस हम खास तौर पे ध्यान दे रहे हैं कि हमारे पास कैपिटल और लिक्विडिटी बफर्स जो हैं वो एडिक्वेटली मेंटेन रहें, जिसकी वजह से हमारा जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो काफ़ी रेजिलियंट है। ये कुछ पॉजिटिव फाइंडिंग्स इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड यहाँ पे दी गई। लेकिन इसी के साथ साथ इस रिपोर्ट में कुछ कंसर्न्स भी हाईलाइट किए गए, जिसमें नंबर 1 कंसर्न जो था दैट वाज अबाउट हाई पब्लिक डेट। ठीक है, जिसमें उन्होंने कहा कि बाय 2024 एंड 2025 जो हमारा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है, इसमें जो पब्लिक डेट है दैट कैन रीच टू 82.3% ऑफ आवर GDP। और इतना पब्लिक डेट बढ़ाने का रीज़न यहाँ पे ये दिया गया कि ये हमारे इंडिया का जो हम पैंडमिक रिलीफ एफर्ट्स ले रहे हैं, जो स्कीम्स हम चला रहे हैं, इसकी वजह से जो पब्लिक डेट है वो 82.3% ऑफ GDP तक पहुँच जाएगा, जिससे कि ग्रोथ और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर रिस्क ऐड होता है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ कही गई कि जो इंडिया का टारगेट है कि हमें 2070 तक नेट ज़ीरो अचीव करना है, तो इसके लिए भी इंडिया को एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, और इससे हमारा जो पब्लिक डेट है वो फर्दर इंक्रीज़ हो सकता है। साथ ही में IMF की इस रिपोर्ट में RBI की जो वो फ्रीक्वेंटली इंटरवेंशन करते हैं करेंसी मार्केट में, उससे रिलेटेड भी कंसर्न्स यहाँ पे रेज किए गए, सेइंग दैट कि जो रुपी का जो स्टेबल ट्रेडिंग रेंज है वो इस तरह इंडिकेट करता है कि एक स्टेबलाइज्ड अरेंजमेंट हो रही है अदर देन अ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। हालांकि इसके रिस्पांस में RBI ने स्टेट किया है कि उनकी जो पॉलिसीज़ हैं जो कि स्पेसिफिक एक्सचेंज रेट लेवल को टारगेट करती हैं, दे ओनली डू इट ताकि एक्सेसिव वॉलेटिलिटी ना आ पाए हमारी इकोनॉमी में, तो उसे रोकने के लिए RBI इंटरवेंशंस करती है। इस आर्टिकल में एक और चीज़ मेंशन ये की गई कि 2027 एंड 28 2027 और 28 तक हो सकता है कि गवर्नमेंट का जो डेट है वो 100% ऑफ GDP तक पहुंच सकता है इन केस ऑफ एडवर्स सर्कमस्टांसेस।
ठीक है। तो इसे लेकर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा है कि ये जो प्रिजम्पशंस लिए जा रहे हैं कि इंडिया की इंडेटेडनेस बढ़ सकती है, एक कुछ सिनेरियो बेस्ड असेसमेंट करके उसके थ्रू एक मिसकंस्ट्रक्शन यहाँ पे क्रिएट ना किया जाए, ये यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा है इन रिस्पॉन्स टू द IMF's आर्टिकल 4 कंसल्टेशन रिपोर्ट। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि IMF ने रिसेंटली कौन सी रिपोर्ट रिलीज़ की है, इसकी पॉजिटिव फाइंडिंग्स क्या हैं और इसमें कौन कौन से कंसर्न्स रेज किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। वेल, हमारे आज के न्यूज़पेपर में एक इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम मेंशन की गई है विच इज़ PM डिवाइन स्कीम। ठीक है, तो जानते हैं इस PM डिवाइन स्कीम के बारे में। वेल, इसका फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जिसे हम शॉर्ट में बोल देते हैं PM डिवाइन। सो एज द नेम सजेस्ट, हमारे इंडिया का जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है उसकी डेवलपमेंट के लिए ये एक स्पेशल स्कीम लॉन्च की गई है। ठीक है, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। नाउ व्हेन वी से सेंट्रल सेक्टर स्कीम, तो ऐसे केस में 100% फंडिंग इस स्कीम की जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। ठीक है, एंड डायरेक्टली जो रिसोर्सेज हैं वो अलॉट होते हैं फॉर द डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। नेक्स्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि ये जो स्कीम है PM डिवाइन, इसे इम्प्लीमेंट कौन सी मिनिस्ट्री करती है, तो याद रखेंगे हमारे पास है मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स, वो इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, ना एक तो हमें बात समझ में आ गई कि ये डेवलपमेंटल इनिशिएटिव है फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, लेकिन क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं स्कीम के। देखिए, जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में सीमलेस कनेक्टिविटी हो एंड प्रॉपरली असेसिबिलिटी इस्टेब्लिश हम कर पाएँ हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। दैट इज़ द मेन टारगेट, और इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। नाउ ऑल ओवर इंडिया भी हमारे पास PM गति शक्ति जो प्लान है वो चल रहा है, उसी की स्पिरिट में नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फंड देने के लिए ये PM डिवाइन स्कीम जो है वो बनाई गई है। इंफ्रा के साथ साथ सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी यहाँ पे काम किया जाता है। ऐसे इश्यूज जो कि ओवरऑल क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, ऐसे सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, उनको सपोर्ट करने के लिए भी PM डिवाइन स्कीम जो है वो रिसोर्सेज अलॉट करती है। साथ ही में नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में रहने वाला यूथ और विमेन, इनको लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ मिले, उनकी एम्पावरमेंट हो, ये भी इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है, ताकि यूथ और विमेन मिलकर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की डेवलपमेंट और प्रोग्रेस में पार्टिसिपेट करें। तो एम्पावरिंग ऑफ यूथ एंड विमेन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। नाउ बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स जो हैं, वहाँ पे जितनी स्टेट्स हैं हमारे पास, ठीक है, 7 सिस्टर्स एंड 1 ब्रदर, यू शुड नो अबाउट इट। हमारे पास है आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एंड सिक्किम। इन स्टेट्स को मिलकर बनता है हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो यहाँ पे स्टेट वाइज और प्रोजेक्ट वाइज जो एलोकेशंस हैं वो हर एक स्टेट को दी जाती है अंडर द स्कीम PM डिवाइन। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल इंडिया में क्रच फैसिलिटीज़ के बारे में है। वेल देखें, अब जब हम क्रचेस की बात करते हैं, सो दे प्ले अ वेरी 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 सिग्निफिकेंट रोल, especially when it comes to women's participation in economy और women's mobility in our economy। क्योंकि जो क्रचेज होते हैं ये बेसिकली एक ऐसी फैसिलिटी बनाई जाती है जहाँ पे जो पेरेंट है वो अपने बच्चों को छोड़ सकते हैं जब वो काम के लिए जा रहे हैं। तो ऐसे केस में वहाँ पे उनको इस तरह का इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है जो कि उनकी होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में विमेंस की जो पार्टिसिपेशन है, फीमेल पार्टिसिपेशन जो है वो इंक्रीज़ हो, तो हमें साथ ही में इंडिया के अंदर जो क्रच फैसिलिटी है उसे इंक्रीज़ करना होगा, ताकि पेरेंट के पास एक ऑप्शन हो जहाँ पे वो अपने बच्चों को सेफली छोड़कर जा सकें जब वो काम के लिए जा रहे हैं। तो इसी को लेकर एक बड़ा अपडेट ये आया है कि विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने ये एम किया है कि वो आंगनवाड़ीज़ जो है हमारे कंट्री में, उनके थ्रू 17,000 क्रचेस इस्टेब्लिश करेंगे।
तो इससे क्या है, देखिए अभी जो हमारे पास क्रैचेस हैं वो 5222 क्रैचेस जो हैं वो ऑलरेडी अप्रूव हो चुके हैं, लेकिन अब आंगनवाड़ीज़ को यूज़ करके, बिकॉज देखिए आंगनवाड़ीज़ आपको ऑल अक्रॉस द इंडिया मिलेगा, यहाँ पे 17,000 क्रैचेस इस्टेब्लिश करने का जो एम है ये विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने रखा है, ठीक है। एंड साथ ही में हर एक आंगनवाड़ी के अंदर एक 2 एडिशनल क्रैच वर्कर्स भी यहाँ पे दिए जाएंगे, सो दैट जो क्रैच है उसकी फंक्शनिंग प्रॉपरली हो सके। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो इनिशिएटिव है ये पालना स्कीम, ठीक है, जिसे हम कहते हैं ना पालना या फिर पालना स्कीम के अंडर किया गया है, जिससे कि जो डे केयर फैसिलिटीज़ हैं इंडिया में, जो क्रैचेस हैं बच्चों के लिए, जहाँ पे वर्किंग वुमेन अपने बच्चों को एक सेफ सिक्योर एनवायरनमेंट में छोड़कर जा सकते हैं, जहाँ पे उनकी न्यूट्रिशन, हेल्थ और कॉग्निटिव डेवलपमेंट का ध्यान दिया जाएगा, तो उसकी डेवलपमेंट के लिए ये पालना स्कीम बनाई गई है और उसके अंदर ये इनिशिएटिव लिया गया है। खास बात यह है कि इससे हर तरह की विमेन फ्रॉम एवरी सोशो इकोनॉमिक ग्रुप वो अपनी एम्प्लॉयमेंट की जो पोटेंशियल है उसे एनलीश कर पाएंगे, चाहे वो ऑर्गेनाइज सेक्टर हो चाहे वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो, बिकॉज उनके पास एक ऐसी फैसिलिटी होगी, डे केयर फैसिलिटी होगी, क्वालिटी डे केयर फैसिलिटी होगी, जहाँ पे वो अपने बच्चों को छोड़कर जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल गुजरात की गिफ्ट सिटी से रिलेटेड है। नाउ अगर हम गिफ्ट सिटी का फुल फॉर्म देखें, इट इज़ बेसिकली गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, जिसे हम शॉर्ट में बोल देते हैं गिफ्ट सिटी। ओके, ये जो गिफ्ट सिटी है ये गुजरात के गांधीनगर में लोकेटेड है, एंड एज द नेम सजेस्ट इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, यहाँ पे एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया है जहाँ पे मल्टीपल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। एंड ख़ास बात यह है कि इस एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, इस गिफ्ट सिटी में, इंडिया का पहला इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर IFSC भी लोकेटेड है। साथ ही में हमारा एक्सक्लूसिव डोमेस्टिक टैरिफ एरिया भी यहीं पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम इस तरह समझ सकते हैं कि ये जो गुजरात का ये जो गिफ्ट सिटी है ये एक तरह का इंटीग्रेटेड हब है, जहाँ पे फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज सिर्फ इंडिया के ही लिए नहीं, इवन वर्ल्ड लेवल पे यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पे हमारा जो इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर जो है IFSC, ये एक बेसिकली यूनिफाइड रेगुलेटर है। जो भी हमारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, या फिर जितनी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी डेवलपमेंट और रेगुलेशन के ऊपर ये काम करता है। तो ये इंडिया का पहला IFSC सेंटर भी कहाँ पे लोकेटेड है? गुजरात के गिफ्ट सिटी में लोकेटेड है। साथ ही में यहाँ पे बहुत सारे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी हैं। इस सिटी में बेहतरीन स्कूल्स हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, एक प्रपोज हॉस्पिटल है यहाँ पे, देन गिफ्ट सिटी बिजनेस क्लब है जहाँ पे बहुत सी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ भी यहाँ पे कनेक्ट की जाती हैं। सो इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट मल्टी सर्विस स्पेशल इकोनॉमिक जोन विच इज़ इन गुजरात। नाउ आज हम इसकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक अपडेट यहाँ से आया है कि गुजरात गवर्नमेंट ने अलाउ किया है कि ये जो गिफ्ट सिटी है यहाँ पे अल्कोहल कंजम्पशन अलाउ की जाएगी। ओके, अब देखिए अभी हमने बोला कि यहाँ पे जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल, वो सिर्फ इंडिया लेवल पे नहीं, ग्लोबली वर्ल्ड लेवल पे प्रोवाइड की जाती हैं। तो ताकि इस गिफ्ट सिटी में जो ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी अट्रैक्ट हों, तो ऐसे केस में यहाँ पे जो भी होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, जो क्लब्स हैं, उन्हें अल्कोहल कंजम्पशन के लिए अलाउ किया गया है। वो वाइन एंड डाइन अब ऑफर कर सकते हैं इन गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी विच इज़ इन गांधीनगर। यहाँ पे हमें एक और चीज़ समझनी होगी कि गुजरात की गिफ्ट सिटी को अगर लीकर कंजम्पशन के लिए परमिट मिलता है तो ये न्यूज़ क्यों आ रही है, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है? बस एक चीज़ यहाँ पे याद रखिए कि गुजरात एक ड्राई स्टेट है। बेसिकली 1960 में जब इसे कार्व आउट किया गया था फ्रॉम द मुंबई स्टेट, तो तब से ही 1960 से ही गुजरात एक ड्राई स्टेट है और इस ड्राई स्टेट में ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में अट्रैक्शन लेकर आने के लिए, इस गिफ्ट सिटी की तरफ अट्रैक्शन लेकर आने के लिए गुजरात गवर्नमेंट ने यहाँ पे अल्कोहल कंजम्पशन अलाउ किया है, लिकर कंजम्पशन के लिए परमिट दिया है। सो दैट इज़ वाई वी आर डिस्कसिंग इट। ओके, सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन। थैंक यू।